नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट के साथ। क्या सचमुच राहुल संभालते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चार्ज या फिर वो संभालने जा रहे हैं? जानकार सूत्रों ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। लगभग अगले 1-2 महीने के अंदर ही राहुल बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव पर वो अध्यक्ष बनेंगे और इसी बीच पार्टी के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर राहुल से चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी बाकायदा राहुल से चर्चा कर रही हैं। फिलहाल आलाकमान का ध्यान है पंजाब और राजस्थान से जुड़े मसलों पर। अलबत्ता अगर बात पंजाब की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जिस तरीके से मतभेद चरम पर पहुंच चुका है, आलाकमान दोनों में सम्मानजनक तालमेल बैठाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि पंजाब के चुनाव में अगर ये मतभेद दिखा तो फिर राजस्थान के साथ पंजाब के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, पंजाब में उसको नुकसान हो सकता है। इसी बीच राजस्थान के इस्तीफे से भी दिल्ली वालों का ध्यान राजस्थान की तरफ खींचा है। दिल्ली में कुछ लोगों को है आहट एक नई हलचल की शुरुआत। अलबत्ता आलाकमान ने हेमाराम के इस्तीफे को गंभीरता से नहीं लिया है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अजय माकन में से किसी ने भी हेमाराम को फोन नहीं किया। अलबत्ता प्रियंका गांधी जरूर कर रही थोड़ी कुछ फायर फाइटिंग, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सचिन पायलट गुट वापस कांग्रेस के अंदर आया था, उस दौरान भी प्रियंका गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा पेश किया है, उसके बाद ना तो अशोक गहलोत, ना अजय माकन, ना राहुल गांधी, किसी ने भी उनको फोन नहीं किया, यानी कि आलाकमान गंभीरता से नहीं लिया। दिल्ली से अदिति नागर की एक और रिपोर्ट का रुख करते हैं। आलाकमान से जुड़े अधिकृत सूत्रों ने अब खुलासा किया है और कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने नहीं भेजी अजय माकन को कोई भी लिस्ट, और इसी तरह माकन की सोनिया राहुल से इस बारे में पिछले दिनों कोई चर्चा नहीं हुई। मौजूदा हालात में सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कोरोना प्रबंधन पर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल फेरबदल की राजनीतिक नियुक्तियों की। इसका मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई लिस्ट अजय माकन को नहीं भेजी है और अजय माकन ने बीते कुछ दिनों में इस बारे में कोई बात भी नहीं की, क्योंकि ये प्राथमिकता नहीं है। राजस्थान में प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ कोरोना को कंट्रोल करना है, इसलिए अभी तक कोई भी सुगबुगाहट मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर होती हुई दिखाई नहीं दी। और अब बात करते हैं उस कथित टोल किट की जो ज्यादा ही तूल पकड़ता हुआ ट्विटर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ने तैयार किया टोल किट। कांग्रेस ने खंडन किया और कहा कि ये बीजेपी की ही चाल है। अब टोल किट पर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच में खींचतान हो गई है। टोल किट पर लगातार आ रहे बीजेपी नेताओं की ट्विटर ने इन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम से टैग किया है। केंद्र सरकार ने मैनिपुलेटेड मीडिया टैग हटाने के लिए कहा था और ट्विटर केंद्र सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों। पूर्व और दक्षिण के बाद उत्तर की तरफ नेताओं की निगाहें हैं। कोविड की दूसरी लहर के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नेतृत्व, जाति, धर्म, संगठन और गठबंधन मुख्य आधार है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक विकास मुख्य मुद्दे रहेंगे और चुनाव में योगी आदित्यनाथ सरकार की अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना प्रबंधन किया गया, जिस तरीके से यूपी के लिए योगी सरकार ने काम किया, क्या उस पर जनता मोहर लगाती है। एक तरीके से 2022 योगी के लिए, बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के। फिर से पार्टी में लौटना चाहती पूर्व तृणमूल विधायक सोनाली गुहा ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा कि दीदी आपके बगैर नहीं रह सकती, वापस पार्टी में मुझे ले। भावुकता के लिए गलत फैसले पर सोनाली ने माफी भी मांगी। चुनाव से पहले बीजेपी में चली गई थी सोनाली गुहा, अब वापस तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहती हैं सोनाली।
और अब बात करते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के इंटरव्यू की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संकट के समय लोगों का जीवन बचाना जरूरी है। ऐसे में सरकार को नहीं करना चाहिए गैर जरूरी खर्च। केंद्र सरकार का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। भविष्य में बनने वाली सरकार को इसे रद्द करना होगा। महामारी के समय इस तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं। और बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। भागवत ने कहा कि इस समय सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है। कुछ लोग इसे मान रहे नरेंद्र मोदी की आलोचना। दिल्ली में आरएसएस प्रभारी राजीव तुली उठा चुके हैं सवाल। दिल्ली में महामारी के समय कहां चले गए बीजेपी नेता, ये सवाल वो उठा चुके हैं। और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिए। बीजेपी नेताओं को जनता के बीच जाने के निर्देश दिए। अगले साल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी जरूरी, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से सामूहिक निर्देश की बात की गई, नेतृत्व की बात की गई, उसे कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी मान रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी नेता गायब हुए, उसको लेकर भी सवाल उठा। हालांकि इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिए और बीजेपी नेताओं को जनता के बीच में रहने का निर्देश दिया गया। वैसे 4 राज्यों में अगले साल चुनाव है, उसकी तैयारियों में भी बीजेपी लगी हुई है, लेकिन कोरोना को कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना पर केंद्र का स्पष्टीकरण आया। सेंट्रल विस्टा के सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पर ही काम चल रहा है। 862 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया संसद भवन। 489 करोड़ की लागत से राजपथ का सौंदर्यीकरण और कॉन्ट्रैक्ट इसका दिया जा चुका है। इसीलिए निर्माण कार्य जरूरी है। फिलहाल इसके अलावा कोई अन्य निर्माण कार्य नहीं हो रहा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर तैयार होगा नया संसद भवन। 15 अगस्त 2022 को आजादी की, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी और उस दौरान ये भवन बनकर तैयार हो जाए। और सवाल यह भी है, क्योंकि ये सवाल चारों तरफ से उठ रहा है। हालांकि राज्य सरकार इस सवाल को तेजी से उठा रही है कि क्या कोरोना टीकाकरण पर राजनीति कर रही है केंद्र सरकार। राज्यों पर वैक्सीन लगाने का काम थोपना राजनीतिक फैसला है। भारत सरकार को सलाह देने वाले समूह NITAG से बड़ा खुलासा हुआ। NITAG समूह के चेयरमैन NK अरोड़ा ने कहा कि 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाने का फैसला राजनीतिक था, जबकि तकनीकी समूह का फोकस 45 वर्ष से ऊपर वालों पर टीकाकरण पर। 45 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध थी पर्याप्त डोज। बहरहाल केंद्र के फैसले से खड़े हुए संकट से निकलना मुश्किल लग रहा है। सवाल यह भी है कि क्या कोरोना संकट काल में भी रिजर्व बैंक में हो रही बम्पर कमाई, या फिर अपने रिजर्व में ही पैसे निकालकर भारत सरकार को दिया जा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने केंद्र को दिया 99,122 करोड़ का अतिरिक्त लाभांश, जबकि खुद सरकार का आरबीआई द्वारा 53,500 करोड़ देने का अनुमान था। लेकिन केंद्रीय बैंक ने केवल 9 महीने में ही लगभग 2 गुनी रकम दी। जो भी हो, एक बार फिर से बड़े मौके पर आरबीआई ने सरकार की मदद की। आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ समय पहले जगन ने जस्टिस एनवी रमन्ना के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में जस्टिस रमन्ना और हाईकोर्ट जजों पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उस समय चिट्ठी को लेकर शुरू नहीं हो पाई थी अवमानना की कार्रवाई। अब जस्टिस रमन्ना की सीजीआई बनने के बाद बढ़ सकती जगन की मुश्किलें। जगन खुद ही कई मामलों में आरोपी हैं और लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। तीरथ रावत पर ममता की नजरें हैं। अभी नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। अगले 10 अगस्त तक उन्हें विधानसभा चुनाव जीतना है, तभी वो बने रह सकते हैं राज्य के अगले सीएम। दूसरी तरफ नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी ममता को जीतना होगा विधानसभा चुनाव। 6 माह के अंदर राज्य की किसी भी सीट से जीतना होगा विधानसभा का चुनाव। यदि कोरोना के कारण 6 महीने में चुनाव नहीं हुए तो दीदी का क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में तृणमूल की नजरें टिकी है तीरथ रावत पर। अगर उत्तराखंड का चुनाव नहीं टलता तो बंगाल का कैसे टल सकता है। अलबत्ता रावत के नाम पर ही दीदी का तीरथ हो जाए।
विदेश यात्रा बैन। दरअसल कोवैक्सीन लगवाई है तो अभी नहीं कर सकेंगे अमेरिका यूरोप की यात्रा। भारत बायोटेक की वैक्सीन नहीं है WHO की सूची में। दुनिया के प्रमुख देश WHO की EUL में शामिल वैक्सीन को प्रमुखता दे रहे हैं। WHO की सूची में शामिल वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही वीजा दिया जा रहा है। वीजा के लिए टीके का प्रमाण पत्र सभी देशों ने अनिवार्य कर रखा है। कोवैक्सीन को EUL में शामिल कराने के लिए भारत बायोटेक ने आवेदन किया है। जून में WHO की बैठक में मान्यता मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी के अलावा कई मंत्रियों ने भी कोवैक्सीन लगवाई। और बात करते हैं सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट की। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, बस इसी बात पर नहीं हो रहा फैसला। 7 दिन या फिर 15 दिन का लॉकडाउन। संवेदनशील गहलोत बताए जा रहे 7 दिन के पक्ष में और उसके पीछे का कारण हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आम आदमी और व्यापार धंधों की फिक्र है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, लेकिन अफसर करे 15 दिन के लॉकडाउन की पहल। और इसी मुद्दे पर मंत्रिमंडल के सदस्य भी विभाजित हैं। विभाजित मतलब कोई 7 दिन के पक्ष में है तो कोई 15 दिन के पक्ष में। अब आज किसी भी वक्त आखिरी फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत। अलबत्ता अफसरों ने तैयार कर रखे हैं दोनों ही मॉडल। 7 और 15 दिन दोनों प्रकार के लॉकडाउन के मॉडल तैयार हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जैसे ही फैसला लेंगे, चाहे वो 7 दिन के लिए लें या 15 दिन के लिए, दोनों मॉडल तैयार और वो लागू कर दिए जाएंगे। ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि कल सुबह 5 बजे लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है और उससे पहले जो भी फैसला करना है मुख्यमंत्री को करना है। डूंगरपुर में कार से 4.5 करोड़ की नकदी बरामद की गई। इनकम टैक्स की टीम पहुंची बीचीवाड़ा पुलिस थाना। गिरफ्तार रणजीत सिंह और नितिन सिंह। जानकारियां जुटाई जा रही हैं। भारी मात्रा में कैश के संबंध में टीम कर रही पूरी पड़ताल। बीचीवाड़ा थाना पुलिस भी प्रकरण की जांच कर रही है। पूछताछ में गुजरात के खाद्य व्यापारी का नाम आया। खाद्य व्यापारी कमलेश का बताया जा रहा सब कैश लग्जरी कार से दिल्ली से अहमदाबाद ये कैश लाया जा रहा था। 4.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए और डूंगरपुर के अंदर ये बरामद किए गए कार थी जिसके अंदर से इसको बरामद किया गया। इनकम टैक्स की टीम उसके बाद बीचीवाड़ा पुलिस थाने पहुंची है। बाकायदा जिन 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है, रणजीत सिंह और नितिन, उन दोनों से जानकारी जुटाई जा रही है कि ये पैसा किसका कहां ले जाया जा रहा था। भारी मात्रा में कैश के संबंध में टीम पूरी पड़ताल कर रही है। हालांकि बीचीवाड़ा थाना पुलिस भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और पूछताछ में गुजरात के खाद्य व्यापारी का नाम सामने आया। खाद्य व्यापारी जिसका नाम सामने आया वो कमलेश बताया जा रहा है, जिसका ये कैश जिसको जब्त किया गया। लग्जरी कार से दिल्ली से अहमदाबाद इस कैश को ले जाया जा रहा है। के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी निकालेंगे हल। राजस्थान पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल का जिम्मा राहुल गांधी पर। सोनिया के निर्देश पर पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान का हल निकालेंगे राहुल गांधी। और इसी कड़ी में राहुल पहले प्रतिदिन पंजाब के 15 विधायकों के साथ वीसी करेंगे। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में छिड़ी जंग से पार पाएंगे, क्योंकि गुटबाजी रही तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। और शायद कुछ ऐसा ही तरीका राजस्थान कांग्रेस के लिए अपनाएंगे राहुल गांधी। यहां हुए हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से विधायकों कार्यकर्ताओं में उपज सकता असंतोष और इसके साथ ही राहुल की पुनः कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की अटकलें भी बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस CWC जल्द राहुल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव करेगी और कांग्रेस में कोई भी सदस्य नहीं कर सकता CWC के फैसले की अवहेलना। राजनाथ की अफगानी में योगी। कद्दावर नेता राजनाथ सिंह निभा रहे अहम जिम्मेदारियां बतौर रक्षा मंत्री इस टर्म में करवा चुके प्रोएक्टिव छवि के दर्शन। 2017 के बाद राजनाथ सिंह और योगी में नहीं हुई कोई शिष्टाचार मुलाकात। हालांकि दोनों ने निभाई है अनौपचारिकता। गत DRDO द्वारा स्थापित अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे राजनाथ। जब लखनऊ पहुंचे तब हवाई अड्डे पर योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की थी। क्या ये उत्तर प्रदेश चुनाव की आगाज की पूर्व बेला?
कोरोना में मौत का दूसरा नाम साबित हो रहा वेंटिलेटर। राजधानी में कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे मरीजों से जुड़ी खबर। प्रदेश के सबसे बड़े आरयूएचएस अस्पताल में 80% से ज्यादा मौतें ऐसी जिन्हें बचाने के लिए चिकित्सकों ने वेंटिलेटर की मदद की, लेकिन काफी गंभीर हालत के चलते नहीं बच पाए अधिकांश मरीज। पिछले 20 दिनों की बात करें तो 400 से ज्यादा मरीजों की वेंटिलेटर पर मौत हो गई। एड्रोक्रिटिकल ट्यूब की सफाई नहीं होने की वजह से अधिकतर जाने गई। इन्फेक्शन के कारण हुई अधिकतर मौतें। एंड्रोट्रेकियल ट्यूब की सफाई होनी चाहिए दरअसल दिन में 5 से 6 बार, लेकिन यहां ट्यूब की 2 दिन में सिर्फ 3 बार ही सफाई हो रही और इसी वजह से ब्लैक फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। पूरे दिन में ट्यूब की 6 बार सफाई करने में लगते हैं मात्र 12 मिनट। क्या कोरोना टीकाकरण पर राजनीति कर रही है केंद्र सरकार? राज्यों पर वैक्सीन लगाने का काम थोपना राजनीतिक फैसला है। भारत सरकार को सलाह देने वाले समूह NIGAT ने बड़ा फैसला किया। NITAG समूह की चेयरमैन NK अरोड़ा ने कहा कि 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाने का फैसला राजनीतिक था, जबकि तकनीकी समूह का फोकस 45 साल से ऊपर था, उनको टीकाकरण करने पर था। 45 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध थी पर्याप्त डोज। बहरहाल केंद्र के फैसले से खड़े हुए संकट से निकलना बड़ी मुश्किल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से PK अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। दूसरी बार वीरान हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद है चित्तौड़ का दुर्ग। पहली लहर में भी पर्यटकों के लिए दुर्ग पर ताले लगा दिए गए। दूसरी लहर में 16 अप्रैल से 15 मई तक दुर्ग को बंद किया गया, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 मई तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। यानी कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो भी और नहीं बढ़ता है तो भी 30 मई तक दुर्ग पर ताला लगा रहेगा, इसके आदेश जारी कर दिए गए। दुर्ग के बंद होने से करीब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोग बेरोजगार हो गए। दुर्ग पर फोटोग्राफर, गाइड, ऑटो टैक्सी चालक, ड्रेस व्यवसायी, ऊंट घोड़ा पालक, चाय नाश्ता दुकान, हैंडीक्राफ्ट, फल फ्रूट, इसके अलावा फोटो लैब, रेस्टोरेंट, पार्किंग, होटल, धर्मशाला, पेइंग गेस्ट हाउस, किराना सहित तमाम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। दुर्ग पर 168 फोटोग्राफर, करीब 45 गाइड हैं, 300 ऑटो चालक हैं, 70 टैक्सी चालक हैं, 20 ड्रेस व्यवसायी हैं, 33 ऊंट घोड़ा पालक हैं, 22 फल फ्रूट के विक्रेता हैं, 3 रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, 4 पार्किंग है, 73 होटल धर्मशालाएं हैं, 10 चाय नाश्ता की दुकान है, 10 हैंडीक्राफ्ट दुकान है, 15 से 20 प्रसाद की दुकान है, 6 फोटो लैब है, 2 पेइंग गेस्ट, 30 किराना दुकान सहित तमाम लोगों पर बंद का असर सीधे तौर पर पड़ रहा है। ऐसे में इन सभी को चित्तौड़ दुर्ग के अनलॉक होने का बेसब्री से इंतजार। प्रदेश में घरों में 5,75,000 लोग होम आइसोलेट है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 1,12,000 लोग ही होम आइसोलेट है। मरीजों की सरकारी स्तर पर निगरानी नहीं होने से बढ़ रहा संक्रमण का खतरा, साथ ही घरों से निकलने वाला कचरा भी खतरे की घंटी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार एक व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम से 500 ग्राम के बीच वेस्ट जनरेट कर रहा है और इस लिहाज से राज्य में प्रतिदिन लगभग 40 टन संक्रमितों का कचरा जनरेट हो रहा है। लापरवाही के चलते बढ़ रहा कोरोना संक्रमण और घनी आबादी में आ रही प्रमुखता से यह गंभीर समस्या। वहीं कोरोना की दूसरी वेव ने तोड़ी ट्रैवल ट्रेड की कमर। प्रदेश के 11,000 से ज्यादा होटल्स के 30,000 से ज्यादा कमरे खाली पड़े हैं। होटल, रिसोर्ट, क्लब, रेस्टोरेंट, गाइड, टैक्सी चालक, हॉकर्स, वेंडर, हस्तशिल्प, लोक कलाकार, शाही ट्रेन सहित सभी को मोटा नुकसान हो रहा है। ट्रैवल ट्रेड से जुड़े 30 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बेरोजगार हो गए हैं। अगले 2 साल की 30,000 से ज्यादा पर्यटकों की बुकिंग रद्द हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का अगले 2 साल तक आगमन मुश्किल है। पैलेस ऑन व्हील्स का लगातार दूसरे साल सत्र रद्द हो सकता है। पिछले 36 दिन में ट्रैवल ट्रेड को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
कोरोना की दूसरी वेव के बाद घरेलू पर्यटकों की भी आवाजाही बेहद मुश्किल हो जाएगी। वहीं अब अक्टूबर में ही खुल पाएगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बंद है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। 24 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। जून में भी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म शुरू होने की संभावना कम है। 1 जुलाई से 3 महीने के लिए बंद हो जाते प्रदेश के टाइगर पार्क। मानसून में 3 महीने बंद रहते हैं प्रदेश के टाइगर पार्क। ऐसे में 1 अक्टूबर से पहले अब टाइगर सफारी मुश्किल है। वन विभाग लौटा सकता है एडवांस बुकिंग की राशि या राशि को अगली तिथियों के लिए किया जा सकता समायोजन। सीडबॉल तकनीकी से हरे भरे होंगे जंगल। वन विभाग की बीज संग्रहण योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी। 2 साल पहले नाहरगढ़ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत हुई। केन्या की तर्ज पर सीडबॉल तकनीक का उपयोग होगा। एक एनजीओ द्वारा शुरू किया गया था प्रोजेक्ट। चारकोल और गोबर की बॉल में रखा जाता है बीज और बॉल को मानसून के समय फेंका जाता है जंगल के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।